Good evening, everyone. Today we shall discuss Thomas Hardy's novel. Thomas Hardy's fourth novel, Far from the Madding Crowd. It is published in 1874. So, before starting the key points of the novel, I shall discuss the title's matter. Far from the madding crowd. Far means यहाँ पे मतलब है दूर, एंड फ्रॉम द मैडिंग क्राउड का मतलब है, मैडिंग का मतलब है पागल कर देने वाली भीड़। ठीक है, तो यहाँ पर जो पागल कर देने वाली भीड़ है वो यूज़ किया गया है सिटी के लोगों को, सिटीज़ पीपल, यानी कि जो लोग जो शहरों में रहते हैं उनके लिए यूज़ किया गया है। एंड एक्चुअली ये जो टाइटल है ये थॉमस ग्रे की पोएम से लिया गया है, तो वहाँ पर भी एज इट इज़ उस लाइन को यहाँ पे एडॉप्ट किया है थॉमस हार्डी ने। तो वहाँ पे मैडिंग का मतलब ही है, वहाँ पे दिखाया गया है ग्रामीणों के बीच में और शहरों के बीच में जो अंतर है उसको उन्होंने डिस्क्राइब किया है, और वही थीम का टाइटल इन्होंने ले लिया है। यहाँ पर भी मैडिंग क्राउड का वही मीन्स है। ठीक है, यहाँ पर मतलब है यानी कि जो ग्रामीण के लोग हैं वो भीड़ भाड़ के लोगों से दूर हैं, यानी शहरी लाइफ से दूर हैं। आई होप ये टाइटल आपको क्लियर हुआ होगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड। इट इज़ पब्लिश इन 1874। इट इज़ थॉमस हार्डीज फोर्थ नॉवल। ओके, सो ये जानना जरूरी है, ये उनका फोर्थ नॉवल है जो कि पब्लिश हुआ है 1874 में। इट वॉज पब्लिश ऑन 23 नवंबर 1874 में पब्लिश हुआ था। सो डेट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, पब्लिकेशन डेट तो सभी की याद होनी चाहिए। एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन कॉर्नहिल मैगजीन। ओके, सो वेयर इट इज़ पब्लिश्ड? इट इज़ पब्लिश्ड इन कॉर्नहिल मैगजीन। Hardy took the title from the Gray's poem Elegy written in a country churchyard 1751। हार्डी ने ये जो टाइटल लिया है थॉमस ग्रे की पोएम एलेजी रिटन से लिया गया है। यहाँ पे चर्चयार्ड का मतलब कब्रिस्तान से है। ये थॉमस ग्रे की जो पोएम है ये लिखी गई थी 1750 में और ये पब्लिश हुई है 1751 में। ओके, तो यहाँ पर उनकी जो पोएम का ये जो लाइन्स है वहीं से थॉमस हार्डी ने ये टाइटल लिया है। अब हमें वो लाइन भी जाननी जरूरी है कि एक्चुअल में उन लाइनों में कहा क्या गया है और थॉमस हार्डी ने जिसे ये लाइनें लेकर अपना नॉवल का टाइटल दिया। ठीक है, यहाँ पे थॉमस ग्रे कहती हैं फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, इग्नोर स्ट्रैप, देयर सोबर विशेस never learn to stray along the cool sequestered well of life. They kept the noiseless tenor of their way. Here poet describe that जो ब्लेजर्स हैं, ब्लेज के जो लोग हैं दूर हैं कहाँ से? मैडिंग क्राउड से, ये पागल कर देने वाली सिटी की जो लाइफ है, सिटी के जो लोग हैं उनसे ये जो ग्रामीण लोग हैं बिल्कुल दूर हैं। एंड इग्नोबल स्ट्रैप, और उनकी जो तुच्छ, स्ट्रैप में संघर्ष है किसका? जो शहरी लोगों का तुच्छ संघर्ष है, और वो तुच्छ संघर्ष किस चीज़ का है? मनी मेकिंग, मनी अर्निंग का। ठीक है, मटेरियलिस्टिक लाइफ का जो उनका संघर्ष है जिसके लिए वो टोटली स्पेंड करते हैं अपना टाइम, इससे हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रीय लोग हैं बिल्कुल दूर हैं। उनका तो क्या है, खाया पिया आराम से अपना पीसफुली लाइफ को स्पेंड करते हैं। आगे पोइट यहाँ पे कह रहे हैं देयर सोबर विशेस, उनकी इच्छाएं हैं, उनकी यहाँ पे ग्रामीण लोगों की, सोबर में सिंपल इच्छाएं होती हैं, उनकी इच्छाएं भी बहुत ही सिंपल हैं। नेवर लर्न टू स्ट्रे, और वो कभी किसी को धोखा करना भी नहीं, वो कभी किसी को धोखा भी नहीं देते हैं। ठीक है, उन्होंने सीखा भी नहीं है, नहीं सीखा, स्ट्रे मतलब धोखा देना नहीं सीखा है। अलॉन्ग द कूल सेक्यूस्टर्ड वेल ऑफ लाइफ, अलॉन्ग द सेक्यूस्टर्ड मीन्स होता है एकांत में रहते हैं, अलॉन्ग साथ में, यानी उन्होंने अपनी लाइफ में कूल तरीके से एकांत में निकाल दिए। किसने? ग्रामीण लोगों ने। They kept the noiseless tenor of their way, और उन्होंने अपने जीवन को इस नॉइजलेस में से, इस परेशानी से, शोरगुल से दूर रखा है उन्होंने। ठीक है, तो यहाँ से उन्होंने टाइटल लिया है हार्डी ने। आई होप ये लाइनें क्लियर हुई होंगी, ये जानना जरूरी है कि भाई उन्होंने कहाँ से लिया है। नाउ
मैडिंग का यहाँ पे जो हमारा लिटरेरी जो मीन्स है वो फ्रेंजीड है, जिसका मतलब क्रोधित होता है, या उन्माद हम कह सकते हैं, या पागल बना देने वाली। ठीक है, क्रोधित या पागल बना देने वाली है मैडिंग। ओके, नाउ वी शैल डिस्कस द मेन कैरेक्टर्स। अब इसमें गैब्रियल ओक है जो 28 ईयर्स का एक शीप यंग फार्मर है। बाथशेबा एवरडीन 20 ईयर्स की वेरी ब्यूटीफुल लेडी है, बहुत प्यारी सी है लड़की। ठीक है, ब्यूटीफुल है, और उसको इस बात का अपने ऊपर ये भी है कि हाँ मैं सुंदर हूँ। नेक्स्ट है हमारी कैरेक्टर सर्जेंट फ्रांसिस ट्रॉय, जो कि एक आर्मी ऑफिसर है, सोल्जर है एक, और बाद में एक फार्मर का भी वर्क करती हैं वो इम्प्रेस करने के लिए बादशाह को। 4th नंबर पे आती है हमारे विलियम बोल्डवुड, जो कि 40 ईयर्स के बैचलर हैं। यहाँ पे ये चीज़ बता दूँ कि बादशाह सुंदर है। ठीक है, तो इसके 3 शूटर हैं, बादशाह के 3 शूटर हैं। 1 है ओक, 2nd नंबर पे सर्जेंट, और 3 नंबर पे ये आपके विलियम बोल्डवुड। तो ये तीनों ही बादशाह को प्यार करती हैं। ओके, इसके बाद में हमारे कुछ माइनर कैरेक्टर्स भी हैं, जिसमें फैनी रॉबिन है, जो कि फियांसे हैं किसकी, आपकी सर्जेंट ट्रॉय की। ये बात बाद में ओपन होती है। इसके बाद में एक आपके करैक्टर हैं जॉन कॉगन, जो कि एक विटनेस का काम यहाँ पे करते हैं, यानी कि उनको यहाँ पे एक जितनी भी शादी ब्याह वगैरह होती है वहाँ पे एज अ विटनेस, कोर्ट में जैसे गवाही देती है ना, तो विटनेस का काम करते हैं। 7 नंबर पे आते हैं पेनी वेज। पेनी वेज एक पुलिसकर्मी का यहाँ पे उन्होंने काम किया है। 8 नंबर पे है जोसेफ पुअरग्रास। ये इंपॉर्टेंट भी करेक्टर है, माइनर करेक्टर है बट इंपॉर्टेंट है। ये कौन है, एक ये कह सकते हैं कॉवार्ड करेक्टर है, बहुत ही डरता है, लोग इसका मजाक भी उड़ाते हैं, और ड्रिंकर्ड भी है। ठीक है, तो ये इनके मेजर और माइनर करेक्टर हो गए। अब हमारा जो नॉवल है यानी कि जो स्टोरी है वो ओपन हो रही है नॉरकॉम्बे जगह से, जहाँ पे गैब्रियल ओक जो है इस अ यंग फार्मर है, शीप यानी कि भेड़ों का रखवाला है। ही मीट्स बाथशेबा एवरडीन से मिलता है, who resides with her aunt nearby. One day when she saves him from unforeseen suffocation. ठीक है, तो यहाँ से मैं स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बाकी फिर समरी में बताऊँगी। कि एक दिन क्या होता है कि गैब्रियल ओक एक जगह पे बैठा हुआ था, और वो जगह का नाम था नॉरकॉम्बे नाम की जगह पर। वहाँ पे बाथशेबा अपनी गाड़ी में बैठी हुई थी और जा रही थी। ठीक है, और वो एक मिरर मीन्स एक दर्पण देख रही थी, अपने आप को देखकर ही अपने आप को निहार के बोलती थी हाउ ब्यूटीफुल आई एम, कितनी सुंदर हूँ मैं। और वो ये चीज़ गैब्रियल ओक देख लेता है और उससे प्यार करने लगता है। रियली शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, नो डाउट शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। और उसके बाद में वो आगे चलती है, तो यहाँ पे टोल लगा हुआ था। अब मुझे ये नहीं समझ में आया कि क्या पहले के ज़माने में भी टोल टैक्स दिया जाता था, मतलब इतने टाइम की विक्टोरियन एज में भी टोल उससे लगता है, किससे, बादशाह से, तो वो मना कर देती है टोल देने के लिए। लेकिन यहाँ पे गैब्रियल ओक ये कहता है कि मैं तुम्हारा टोल दे दूंगा, और गैब्रियल ओक बादशाह का टोल दे देता है, और इसके बाद में बादशाह बिना कुछ कहे अपना आगे बढ़ जाती है। ठीक है, यहाँ पे एक सीन इनका फिनिश होता है, बादशाह रह रही हैं अपनी आंट यानी अपनी आंट के पास में दोबारा अब इसके बाद में आगे देखते हैं। एट द बिगिनिंग ऑफ द नॉवल Bathsheba Everdeen is a beautiful young woman without a fortune. She meets Gabriel Oak, a young farmer shepherd, and saves his life one evening. He asks her to marry him, but she refuses because she does not love him. Upon inheriting her uncle's prosperous farm, she moves away to the town of Weatherbury. अब यहाँ पे गैब्रियल ओक जो है वो क्या करता है, क्योंकि अपनी आंट के साथ में रह रही होती है, तो उनकी आंट के पास में जाता है। इसके बीच में एक सीन ये होता है कि गैब्रियल ओक जो था, तो इसके ये अपनी कॉटेज में लेटा हुआ था, तो इसकी कॉटेज में आग लग जाती है और इसको पता नहीं लग पाता, और बादशाह उसको बचा लेती है गैब्रियल ओक की को जाके वहाँ पे। तो अगेन ये और भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगता है, और ये इसकी आंट के पास में जाता है प्रपोजल देने के लिए, शादी के लिए। ठीक है, बट उनकी आंट ये कहती हैं अरे हमारी बेटी तो इतनी सुंदर है, इसके पीछे तो और भी लड़के हैं शादी करने के लिए। तो गैब्रियल ओक वहाँ से चला जाता है।
बातसेवा गैब्रियल ओक के पास पीछे पीछे जाती है, उसको इन्फॉर्म करती है कि नहीं मैं किसी से प्यार नहीं करती हूँ, मैं किसी से शादी नहीं करूँगी। वो ये उसको इन्फॉर्म करती है गैब्रियल ओक को। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन मिलता है कि चलो ठीक है, मैं मतलब कि चलो ठीक है, किसी से भी नहीं प्यार करती है। आगे क्या होता है, बातसेवा को अपॉर्चुनिटी मिली थी, उनके अंकल का एक फॉर्म था, वहाँ पे इसको कुछ प्रॉपर्टी मिलती है। तो बातसेवा वहाँ चली जाती है। उस जगह का नाउन था विदरवरी नाम, तो ये जगह को नाम को याद रखना है विदरवरी का। तो वहाँ पे वो चली जाती है अपने अंकल के यहाँ पे, और वहाँ पर जाके बहुत अच्छी बिजनेसमैन बनती है। मीन्स 20 ईयर्स की है वो लड़की, और वो बहुत अच्छी एक बिजनेसमैन बन के बिजनेस वुमेन बन के प्रूफ करती है कि वहाँ पे सभी लोग उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। यहाँ पे सीन 3 में दिखाया गया है कि गैब्रियल ओक का जो फार्म है जिसमें शीप्स हैं, अब कितनी शीप्स हैं, 200 भेड़ें हैं उसके फार्म में। तो एक दिन क्या होता है कि उसकी भेड़ों के पास में एक जो जिसको बोलती हैं डॉग शीप, यानी कि जो भेड़ों का एक कुत्ता होता है वो आता है, और उसकी जितनी भी भेड़ें होती हैं उसको एक चौक के गड्ढे में डाल देता है। ठीक है, चौक के डिब्बे में, यानी कि वो सारी जो उनकी भीड़ें हैं वो ख़त्म हो जाती हैं वहाँ पे। और गैब्रियल ओक को इतना गुस्सा आता है कि वो उस जो उसकी डॉग शीप है, यानी भेड़ का कुत्ता है, अलग ही प्रकार के होती हैं एनिमल टाइप में, तो उसको वो गोली से मार देता है। और अपनी क्या करता है, अपनी गोली से उसको मार के उसको बहुत लॉस होता है, तो जितनी भी प्रॉपर्टी वगैरह होती है, जो भी कॉटेज वगैरह होता है, उसको वो बेच देता है, क्योंकि वो बैंकक्रप्ट हो चुका होता है। तो वो अपनी फार्मिंग को करके अब दूसरे बिजनेस की तलाश में निकलता है। ही गोज लुकिंग फॉर वर्क एंड इन हिज ट्रेवल फाइंड हिमसेल्फ इन विदरवरी। अब क्योंकि सारा बेच बाच के वो पहुंच गया है ट्रैवलिंग करते हुए विदरवरी। अब ये विदरवरी कौन सी जगह है, यहाँ पे देखिए वही जगह है जहाँ पे बातशेबा एज अ बिजनेस वुमेन के रूप में स्टैब्लिश हो चुकी है। क्या होता है, यहाँ पर दिखाया गया है कि बातसेवा के जो फार्म था उसमें आफ्टर रिस्क्यूइंग अ लोकल फार्म फ्रॉम फायर ही आस्क द मिस्ट्रेस। अब यहाँ पर भी आग लगी होती है बातसेवा की फार्म में, जिसमें कि जो गैब्रियल ओक है वो ये नहीं जानता है कि इसमें बातसेवा इसकी ओनर है। वो उस फार्म को बचाता है आग से, ठीक है। और उसके बाद में जब वो ये पूछती हैं कि बताओ तुमको क्या चाहिए, तो वो बातसेवा को भी को देखता है और वो कहता है कि मुझे काम की ज़रूरत है। तो बातसेवा उसको हायर कर लेती हैं, हायर सिम उसको हायर कर लेती हैं कि ठीक है तुम मेरे यहाँ पे काम कर सकती हो। इसके बाद में ये सारी चीज़ें एक तरफ हो जाती हैं। एज बातशेवा लर्न टू मैनेज हर फॉर्म शी बिकम्स एक्वांटेड विद हर नेबर्स मिस्टर बोल्टवुड। अब यहाँ पे मैंने बताया था कि जब एक इस्टेब्लिश हो चुकी है अच्छी वोमेन बिजनेस वोमेन के रूप में, तो सभी उसको लाइक करती हैं, जितने भी वहाँ पे लड़के हैं सभी उसकी ब्यूटी। अच्छा, उसके अंदर मुझे लगता है ना कि पे सीकर है, यानी कि सभी लोग मुझे नोटिस करे वाली उसके अंदर। जैसे आप लोगों ने बिग बॉस देखा होगा तो उसमें वो कौन थी करेक्टर, शहनाज, जो कि हमेशा पे सीकर बनी रहती थी इन द सेम वे कि सभी लोग मुझे देखें, मेरी ब्यूटी को लाइक करें इन द सेम वे। लेकिन इसमें एक जो मार्केट था, उसमें मार्केट में मिस्टर बोल्टवुड जो कि 14 ईयर के बैचलर हैं, वो कभी भी उसको बातशेवा की ओर नोटिस नहीं करती हैं। तो ये बात उसको बुरी लगती है कि कौन सा पर्सन है जो मुझे नहीं नोटिस कर रहा है। तो क्या करती है बातशेवा के मन में एकदम से, भाई कमीज़ की है तो उसके मन में थॉट आता है, वो अपनी एक जो मेड है जिसका नाम है लिजी करके, ठीक है, लिजी इस्माइल करके है, तो उसको भेजती है वैलेंटाइन डे वाले दिन और एक लेटर भेजती है मैरी मी करके, ठीक है। ये शब्दों को याद रखिएगा, क्या लिखती है बोल्टवुड को लेटर में, क्या लिखती है, मैरी मी। अब भाई कौन सा लड़का इम्प्रेस नहीं होगा ये शब्दों को सुन के। तो वो भी बोल्टवुड क्या हो जाता है, बिकम ऑब्सेस्ड विद हर एंड बिकम्स हर सेकंड सूटर। तो फर्स्ट कौन था, गैब्रियल ओक था, और सेकंड कौन है, ये। तो अब यहाँ पे वो ये देखता है और वो भी नोटिस करने लगता है, और बातशेवा बहुत खुश हो जाती है कि चलो ठीक है इसने भी मुझे नोटिस किया। लेकिन यहाँ पे बातशेवा ने ये जो काम किया था ना अपनी मेड के साथ में, ये थोड़ा उसने ना मजाक के रूप में किया हुआ था। शी वॉज नॉट सीरियस अबाउट बोल्टवुड, लेकिन बोल्टवुड सीरियस हो गया, ठीक है। Rich and handsome, she has been sought after by many women. Bathsheba refuses him because she does not love him, but she then agrees to reconsider her decision. एक्चुअल में वो तो उसने तो मजाक के रूप में ये काम किया था ना, वो सीरियस
सीरियस तो थी नहीं, लेकिन अब वो फंस चुकी है इस चीज़ में, वो फंस गई है क्योंकि अब बोल्डमोट बार बार उससे कह रहा है कि अब तुम मेरे से शादी कब करोगी कब करोगी। तो वो क्या करती है, वो इन सारी चीज़ों से हो जाती है परेशान और वो जाती है गैब्रियल ओक के पास में और उससे पूछती है कि अब बताओ अब मैं क्या करूं, अब तो मैं परेशान हो चुकी हूँ सारी चीज़ों से। तो बोल्डमोट तो ओक उसे कहता है कि आपको ना ये काम ही नहीं करना चाहिए था, आपने ना ये गलत किया। तो बादशाह ये सुन के ना चिढ़ जाती है, वो कहती है कि तुम ना मेरे से जेलस हो, ठीक है, इसी वजह से तुम मेरे से ब्लेम लगा रही हो, जाओ मेरा ये जो फार्म है इसको छोड़ के चले जाओ। बेचारा ओक जो गैब्रियल ओक है वो जाने की तैयारी करने लगता है। जैसे ही वो जाने की तैयारी कर लेता है, भाई कौन सुनेगा ये सारी चीज़ों को। तो क्या होता है कि वहाँ पे इसके फार्म में, बातशेबा के फार्म में उसकी जितनी भी खेत की भेड़ें होती हैं, एक तिपतिया टाइप की घास होती है, तो वो घास खा लेती हैं, जिससे उनकी सारी जितनी भी भेड़ें होती हैं ना उनका पेट खराब हो जाता है, ठीक है। और अब तो भाई कंडीशन बहुत ज़्यादा पुअर है और इसको ठीक कौन कर सकता है, एक ही पर्सन है फार्म में और वो गैब्रियल ओक, जो इन सारी परेशानियों से उसको निकाल सकता है। तो अब क्या है, बादशाह क्या करती है, इसके बाद में बादशाह अगेन उसके पास में जाती है और उससे कहती है गैब्रियल ओक से कि प्लीज़ डोंट गो देयर, मुझे मत छोड़, डोंट लीव मी ओक, डोंट लीव मी, मुझे मत छोड़ो ओक। तो यहाँ पे गैब्रियल ओक तो बहुत ही काइंड पर्सन है, वो नहीं छोड़ता, वो रुक जाता है, उनकी भेड़ों को ठीक कर देता है, ठीक है। यहाँ पे अब क्या होता है आगे देखते हैं। दैट वेरी नाइट बादशाह मीट्स, अब यहाँ पर इसके बाद में अब थर्ड पर्सन की एंट्री हो चुकी है। वो थर्ड पर्सन कौन है, वो थर्ड पर्सन है सर्जेंट ट्रॉय, जो कि एक सोल्जर है। बट बादशाह जब देखती है तो वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है क्योंकि सर्जेंट ट्रॉय यहाँ पे एक फार्मर का काम कर रहा होता है। तो बादशाह बहुत खुश हो जाती है, जबकि ट्रॉय का एक पास्ट रहा है, वो पास्ट क्या रहा है, फैनी रॉबिन के साथ में, वो शादी करना चाहता था फैनी रॉबिन के साथ में। और फैनी रॉबिन और ट्रॉय एक दिन चर्च जाती है, जिस दिन शादी वाली डेट होती है, लेकिन फैनी रॉबिन की गलती की वजह से वो गलत चर्च में फैनी रॉबिन पहुंच जाती है और ट्रॉय इस बात पे बहुत गुस्सा होता है और उसी दिन उनकी शादी कैंसिल हो जाती है और नेक्स्ट डेट कभी आती ही नहीं है। लेकिन फैनी रॉबिन हो चुकी है प्रेग्नेंट। ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पर क्या दिखाया गया है, ट्रॉय जब देखता है बादशाह को तो ट्रॉय फॉल्स इन लव विद बादशाह के प्यार में पड़ जाता है, ठीक है। अब यानी कि फैनी रॉबिन को वो छोड़ चुका है और यहाँ पे फैनी रॉबिन इंतजार कर रही है कि मेरा लवर आएगा मेरे से शादी करने के लिए। ट्रॉय यहाँ पे बादशाह के प्यार में पड़ चुका है। जब ये बात बोल्डमोट को पता लगता है तो बोल्डमोट बहुत ज़्यादा एकदम से गुस्सा आ जाता है। तो बादशाह क्या करती है, उसको ट्रॉय को वहाँ से भगा देती है कि तुम अभी यहाँ पर जाओ, अगर तुम यहाँ पे रहोगे तो बोल्डमोट ना तुमको मार डालेगा। तो ट्रॉय वहाँ से चला जाता है। एक दिन बादशाह और जब ट्रॉय लौट रहे थे तो उनको वही फैनी रॉबिन मिलती है। तो वहाँ पे वो पूछती है बादशाह की लड़की कौन है, तो वो बताता है कि अरे ये तो मेरे रिलेटिव में है। बट आफ्टर सम टाइम क्या होता है, पता लगता है कि जो फैनी है वो मर चुकी है। ये सबसे शॉकिंग न्यूज़ थी। फैनी क्या होती है, मर चुकी है और यहाँ पे ट्रॉय की मैरिज हो चुकी है बादशाह के साथ में। अब फैनी क्योंकि मर चुकी थी और उसके नोट में जो कफिन था ना, कफिन बॉक्स, उसमें एक नोट था और उस नोट में लिखा हुआ था फैनी रॉबिन विद हर चाइल्ड। क्या लिखा था, फैनी विद हर चाइल्ड, अपने बच्चे के साथ में। अब ये जो कफिन बॉक्स है ना, ये बादशाह के रूम में रखा गया था। इस रूम में वो देखती है, वो जब खोलती है उसको तो वो सरप्राइज हो जाती है देखकर कि ये फैनी और उसका बच्चा है। ट्रॉय भी एक देखता है, अच्छा ये फैनी रॉबिन ना बादशाह के बहुत पहले काम में कि सर्वेंट के रूम में लगी हुई थी। ट्रॉय पहले तो मना कर दिया था कि मैंने इसको जानता हूँ, बट ट्रॉय जब फैनी को देखता है कि अरे ये तो फैनी है, तो वो बहुत ज़्यादा कहता है मेरा बच्चा कह के रोता है और वहाँ से चला जाता है। बादशाह को छोड़ के जाने वाला होता है। बट उसके पहले बादशाह और जब इनकी ट्रॉय की मैरिज होती है तो बादशाह अपनी मैरिज से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि ट्रॉय अब ड्रिंक करने लगा था, गैम्बलिंग करने लगा था और यहाँ तक कि वहाँ के जितने भी मजदूर थे बादशाह के फॉर्म में, वो उनको भी ड्रिंक करने का ऑफर दिया करता था। इवन एक टाइम तो ऐसा भी आता है जब स्टॉर्म यानी कि तूफान आता है तो वो सभी लोगों को वो ब्रांडी पिला देता है जितने भी मजदूर हैं, और कोई भी जो
स्टॉर्म आता है कोई भी हेल्प करने के लिए नहीं जाता, वहाँ पे इकलौता गेवियर ओक जो है वो गेहूँ वो घास के जो ढेर हैं उनको ठीक करता है। बाथशेबा जब ये चीज़ देखती है कितनी बारिश में गेवियर ओक मेरे फार्म को ठीक कर रहा है तो वो उसकी हेल्प करने के लिए जाती है। लेकिन यहाँ पे ट्रॉय के नेचर को बताया गया है कि वो कितना ज़्यादा मतलब कि फैनी को भी उसी की वजह से फैनी की डेथ हुई और अब यहाँ पे वो बाथशेबा को भी बहुत परेशान करता है। उसने ये भी बताया था जब फैनी की डेथ हुई कि मैं फैनी से ही प्यार करता था, मैं तुमसे प्यार नहीं करता था, लेकिन वो बाथशेबा से सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से जुड़ा हुआ था। इसके बाद में डेथ को देखकर उसके बच्चे की डेथ को देखकर ट्रॉय वहाँ से चला जाता है। 6 ईयर, कितना टाइम है 6 ईयर, नोट कर दे रही हूँ मैं, 6 ईयर तक ट्रॉय वापस ही नहीं आता है। अकॉर्डिंग टू द रूल के अकॉर्डिंग 6 साल के बाद में अगर कोई नहीं आता है तो उसको मरा हुआ मान के बाथशेबा शादी कर सकती है। तो बाथशेबा 7 ईयर में शादी के लिए अब तैयार है। जो बोल्डवुड है वो अगेन ट्राई करता है, बाथशेबा से कहता है अब तो शादी कर लो, तो बाथशेबा इस बार उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है। और जब उनकी इंगेजमेंट हो रही होती है यानी बाथशेबा और बोल्डवुड की, तभी कौन आ जाता है, तभी ट्रॉय रिटर्न हो जाता है। बड़ा मैजिकल स्टोरी है कि तभी ट्रॉय वापस आ जाता है। जब बोल्डवुड की और इनकी इंगेजमेंट हो रही होती है तो ट्रॉय बाथशेबा का हाथ पकड़ते हुए ले जाने लगता है। इतने में ही जो बोल्डवुड है जो 40 ईयर का वही बिजनेसमैन वो क्या करता है, इसको शूट कर देता है और ट्रॉय वहीं पे खत्म हो जाता है। ठीक है, तो कौन खत्म हो गया यहाँ पे, अब ट्रॉय यहाँ पे खत्म हो चुका है। ठीक है, और जो बोल्डवुड है उसको ले गई है पुलिस, बोल्डवुड को पुलिस ले गई है, यानी अब इनका भी सीन खत्म हो गया, इनका भी सीन खत्म हो गया। अब बची कौन, बाथशेबा बची है। अब बाथशेबा क्या करती है, बाथशेबा भी बेचारी परेशान हो चुकी है। यहाँ पे गेवियर ओक भी इतना ज़्यादा दुख झेलने के बाद में वो भी यहाँ पे जाने वाला होता है। इतने में ही बाथशेबा उसके पास में जाती है, गेवियर ओक के पास में जाती है और उससे कहती है क्या तुम भी यहाँ से जाओगे, क्या तुम अब मेरे साथ में नहीं रहोगे ओक। गेवियर ओक यही सब सुनने के लिए तो इतने साल तक यहाँ पे रुका हुआ था और वो खुश हो जाता है एंड फाइनली गेवियर ओक और बाथशेबा यूनाइटेड हो जाती हैं। ठीक है, तो ये थी आपका होल जो नॉवल है उसकी समरी, उसके की पॉइंट्स जो जो इम्पोर्टेंट हैं वो, इसके मेन करेक्टर और माइनर करेक्टर। आई होप आप लोगों की ये सारी पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। ठीक है, इसका टाइटल जो भी चीज़ें थी सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दी हैं। बाकी के जो भी अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझे पूछ सकती हैं। सो गुड नाइट एवरीवन, थैंक यू सो मच।